अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जिस पर हुआ इश्क ममनू, जिसे लिखा है सबा मुगल ने, की एपिसोड 3 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 3 की तरफ चलते हैं। सुमन थकी थकी सी नढाल घर पहुंची थी ड्राइवर के साथ, जबकि अजलान शाह को रात में ही घर जाना पड़ा क्योंकि पेशेंट के पास एक अटेंडेंट अलाउ था। सोनू अभी भी अस्पताल में था। सुमन की कॉल पर मरीना बेगम आ गई थी। इनको वहीं छोड़कर सोनू के पास वो घर आ गई थी कपड़े चेंज करने। अभी सुमन ने थके कदमों के साथ लाउंज में कदम रखा था। एक चिंगाड़ती हुई आवाज़ ने सुमन का इस्तकबाल किया था। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ बोलो। समरीन बेगम अजलान शाह की माँ नैनू का बाजू थामे तंद लहजे में पूछ रही थी। वो डरी सहमी बच्ची बस आंखें खोले उनका मुंह तके जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ उनका गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। वो चिंगाड़ती हुई दोबारा बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बाप के कमरे पर दस्तक देने की? तुम्हारा भाई ही रो रहा था, मर तो नहीं गया था। वो इस तरह उस मासूम को झटके दे रही थी जैसे रबड़ का कोई खिलौना हो। जैसे दादो, वो नैनू उनके झंझोड़ने पर बौखला गई थी। इससे बोला नहीं जा रहा था। मेरे बेटे का सुकून आराम तबाह कर दिया है तुम बच्चों ने। ज़रा सी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को। उनका लहजा इतना ख़तरनाक था कि सुमन से बामुश्किल हज़म हो रहा था, वरना ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे फटने लगे हों। जैसे इस तरह का रवैया कोई अपनी मासूम बच्ची के साथ कैसे कर सकता है? सुमन तो हैरान थी। रात तक वो सिर्फ अजलान शाह को इन हालात का ज़िम्मेदार समझती थी, पर इस वक्त पता चला कि यहाँ आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सबको सुधरने की ज़रूरत है। वो हमारी आनी वहाँ, नैनू ने सिसकते हुए कहा। चुप, एक लफ्ज़ मत बोलना, सामने से बकवास करेगी। तुम्हारी आनी वहाँ थी तो क्या तुम्हें इन्हें डिस्टर्ब करने का परमिट मिल गया है? अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ, समरीन बेगम ने गुस्से से कहा। इससे पहले वो नैनू पर हाथ उठाती, सुमन उनका हाथ थाम गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? सुमन की आंखों में शोलों से लपक थी। उनका हाथ बेदर्दी से झटका था सुमन ने, जिससे उनका पूरा वजूद हिल गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जानती नहीं हो मुझे? समरीन बेगम ने गुस्से से कहा। जान गई हूँ, तुम सब इंसान की खाल में सब जानवर हो। आपका बेटा किस पर गया है खूब समझ गई हूँ, और अच्छी तरह जानती हूँ किस तरह ठीक करना है आप सबको। इससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में सुमन बोली थी। नैनू का हाथ थामकर वो जाने लगी। उसी लम्हे अजलान शाह नीचे उतर रहा था, जिसे देखकर उसकी माँ बैन करना शुरू हो गई। देखो तो सही तुम्हारी बीवी का हाल। पहले दिन आते ही तुम्हारी माँ पर हाथ उठाया उसने। ये तो अच्छा हुआ बर वक्त मैंने रोक लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, नैनू ने बाप को डिस्टर्ब क्यों किया? जिस पर तुम्हारी नई बीवी ने, वो तकलीफ़ और शिद्दत से बोल रही थी। उसी लम्हे सुमन को वो मुकार औरत लगी। समझती क्या हो खुद को? मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी करोगी? उसी लम्हे वो गुस्से से बढ़ा सुमन की तरफ। नैनू ने सुमन की टांगों में मुंह छुपा लिया। थर थर कांपना नैनू का उसे सब समझा गया। किस तरह के खेल इस घर में खेले जाते हैं। जिसकी भेंट उसकी बहन चढ़ गई और उसके बच्चे भी इस खेल के भेंट चढ़े रहे हैं। मैं खुद को आपकी बीवी और इन बच्चों की माँ समझती हूँ। हाथ उठाने की गलती मत करिएगा अजलान शाह। अभी तुम्हारी माँ का उठा हुआ हाथ झटका है, जिसकी वजह से वो अब तक जल्जलों के झटकों की जद में है। जो भूल बैठी हैं कि उन्होंने नैनू पर हाथ उठाया था और मैंने उनका हाथ पकड़ा था रोकने को, ना कि मैंने इन पर हाथ उठाया है। सुमन की कही बात पर अजलान शाह के कदम थमे थे और बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखा, जबकि वो अब तक हैरान थी कि सुमन किस तरह बगैर डरे लम्हों में अपनी बात कह गई थी। ये झूठ बोल रही है अजलान मेरे बेटे, वो तड़प कर बोली, क्योंकि अपने लाडले बेटे की आंखों में बेएतबारी उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। अब ये आप दोनों का मसला है, जो मालूम करूं कि सच्चा है कौन झूठा। मुझे देर हो रही है, कपड़े बदलकर सोनू के पास भी वापस जाना है। सुमन कंधे उचकाकर बोली और नैनू का हाथ थाम गई। और हाँ मिस्टर अजलान शाह, इस सर्कस में मेरा रहने का कोई इरादा नहीं। गवर्नमेंट ने आपको रेजिडेंसी यकीनन दी होगी। अब हम वहीं आपके साथ रहेंगे। ये महल इनको ही मुबारक हो। जल्द इंतज़ाम कर लें हमारे वहाँ रहने का। वो दो टोक अंदाज में कहते हुए दोनों को हक्का बक्का छोड़ गई। ना अजलान ने कोई जवाब दिया और ना उसका जवाब सुनने का सुमन ने इंतज़ार किया, बल्कि अपनी कहती चलती बनी। पीछे से सास उसकी चीखती बोल रही थी, ऐसे कैसे जा सकती है? इतनी हिम्मत इसकी? पहले दिन आते ही हुक्म जारी करेगी। वो 2 टके की लड़की। इससे ज़्यादा वो सुन न सकी क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। अब सास की आवाज़ उसकी समातों से दूर थी। नैनू को थामते हुए जब नैनू की तरफ उसने देखा, वो अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। पहले उसे इसके कमरे में ले गई जहाँ तानिया सुकून से सो रही थी अपने बेड पर।
सुमन ने उसे उसके बेड पर खड़ा किया। उसी लम्हे नैनू ने उसका हाथ थाम लिया और वो हैरत से पलटी, सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा और इसी लम्हे नैनू ने अपने छोटे से हाथों में उसका चेहरा थाम लिया और उसे चूमने लगी। सुमन हैरान हुई उसके इस अंदाज पर। आनी, आप बहुत अच्छी हो, मैं डर गई थी पापा आपको मारते। दादू के कहने पर तो वो अपनी आनी को प्यार कर रही थी। डोंट वरी आनी की जान, अब आपकी दादो डरेंगी आनी से कि पहले किसका नंबर लगेगा, मार खाने का, दादो का या पापा का। सुमन ने मज़े से उसके गाल चूमकर कहा, आई लव यू आनी। नैनू ने कहा, लव यू टू माई जान। सुमन ने कहा, चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर सोनू से मिलवाने लेकर चलूँ तुम्हें। वो दुपट्टा बेड पर फेंक कर जल्दी जल्दी बोली, तो तानी को भी उठा दें आनी, वो भी सोनू से मिले। नैनू ने मशवरा दिया। बेसाख्ता सुमन का दिल खुश हुआ, ये सोचकर नैनू को इतनी सी उम्र में अपनी बहन का एहसास है। ठीक कहा, चलो तानी को भी उठाओ। फिर सुमन ने दोनों को रेडी किया और इन्हें इनके कमरे में नाश्ता देकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पहला लफ्ज़ जो उनके होंठों पर आया वो था, मेरी धी। मेरी धी कहाँ है, उसे लाओ, मेरी नूर, मेरी महानूर। फूफो तड़प तड़प कर बोल रही थी। सब थे पर वो एक ना थी और कोई कुछ भी कहने के काबिल ना रहा था। सब बेबसी की मूरत बने खड़े देखते रहे। इनकी तड़प देखकर डॉक्टर ने इन्हें आराम का इंजेक्शन लगा दिया और वो नूर मेरी धी कहती कहती दोबारा गनुदगी में चली गईं। सबकी आंखें नम हो गई थीं इस लम्हे। ऐसे एक दो दौरों बाद उनका जहन कबूल कर गया, नूर नहीं है, वरना ज़रूर अब तक उनके सामने आ जाती। ज़रमीने, तू कब आई पाकिस्तान? उन्होंने पूछा। फुफ्फो, जिस दिन मानूर आपी हवेली छोड़ गई। ज़रमीना ने शर्मिंदगी वाले लहजे में कहा। वलीद से बोल मेरी नूर का पता करे, कहाँ है वो? फुफ्फो ने इल्तिजा आमेज़ लहजे में कहा। अब भी उनकी आंखें नम होना शुरू हुई थीं। जी फुफ्फो, वो कोशिश कर रहे हैं, पहले आप सूप पी लें। वो इन्हें प्यार से पुचकारते हुए सूप पिलाने लगी। वो सूप उनको पिलाकर उनका चेहरा साफ करने लगी टिश्यू से। उसी लम्हे उनकी नज़र उसके हाथ में पहने कंगन पर पड़ी। ये कंगन तुम्हारी कलाई में क्या कर रहा है ज़रमीने? ये तो वलीद की माँ का है, फुफ्फो ने हैरत से पूछा। फुफ्फो, वो ज़रमीने की आवाज़ लड़खड़ाई। उसी लम्हे वलीद शाह जो रूम में दाखिल हुआ, उसको ज़रमीने ने घूरा और कंगन उतारकर उसका हाथ थामकर उसकी चौड़ी हथेली पर रखते बोली थी, खुद ही फुफ्फो को बताएं ये मेरी कलाई में क्यों है। कभी वलीद शाह कंगन को देखता, कभी फुफ्फो, तो कभी ज़रमीने के घूरते हुए नैन। वो तो बस देखता ही रहा। उफ, इस असाब से तो जान छुड़ाऊँ, क्या असाब है ये? सुमन का इशारा अपनी शादी के जोड़े की तरफ था जो कल रात से उसने पहना हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके दुपट्टा एक तरफ फेंक कर बोली, कल रात इतना सा वक्त नहीं मिला कि बदल सकूं, दिन के 12 बज गए हैं। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई चोली की जिप खोल गई। उफ, कपड़े तो निकाल लूँ, फिर वॉशरूम जाकर बात लूँ, ये थकन किसी तरह कम हो। वो हनूस बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोली थी। अभी उसने अलमारी का स्लाइडिंग डोर खोला था कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अजलान शाह बात गाउन में बाहर निकला। डोरी को मजबूती से बांधता उसकी नज़र सामने पड़ी सुमन पर, जो बौखला कर बेड की तरफ बढ़ी ताकि दुपट्टा ओढ़ सके, अपने वजूद को उसकी गहरी नज़रों से बचा सके। इससे पहले वो दुपट्टे तक पहुंचती, वो बरवक्त दुपट्टे को उसकी पहुंच से दूर कर गया। ये क्या बदतमीज़ी है, सुमन ने गुस्से से कहा। चोली का गला एक हाथ से आगे को थाम रखा था, वो उसकी इसी हाथ पर हाथ रख गया। मियाँ बीवी में ये छोटी मोटी बदतमीज़ियाँ चलती रहती हैं, क्यों सुमन बीवी? वो उसका हाथ झटकना चाह रही थी पर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे उसकी मज़ाहमत कमज़ोर थी। नहीं हूँ आपकी बीवी, समझे? सुमन ने तेज़ लहजे में कहा। अच्छा, फिर नीचे इतने दबिंग स्टाइल में कौन बोल रहा था मेरी माँ से कि बीवी हो मेरी? अजलान ने लबों पर मुस्कुराहट दबाई और तबस्सुम रोकता वो बोल रहा था, पर उसके डिम्पल नुमायाँ थे जो कम ही किसी को नज़र आते थे। वो हंसी जब्त कर रहा था। वो कुछ लम्हों के लिए उसे लाजवाब कर गया। अजलान शाह, छोड़ें प्लीज़, वो तड़प कर बोली। मुज़ाहमत अब भी जारी थी। बिल्कुल नहीं। झटके से वो उसका हाथ जुदा कर गया। चोली के गले से दूसरा हाथ सुमन का ऑलरेडी उसके काबू में था। सारे मंजर वाज़ेह होते चले गए। मबहूत होकर देखने लगा इस नज़ारे को। सुमन शर्म से पानी पानी हो गई इस लम्हे। वो उसे दीवार के साथ पिन कर गया और गर्दन पर झुका। सुमन तड़प उठी उसकी बेबाकी वाले लम्स पर। अजलान शाह, दूर हटे मुझसे, नफ़रत है मुझे आपसे, सुना आपने? वो गुर्राते हुए बोली। इस बेहेकल शख्स को खुद से दूर करना काफ़ी मुश्किल लगा सुमन को। मोहब्बत भी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, वो गर्दन पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला। आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। सुमन उसको दूर करने की तगोदूद में थी, पर साथ साथ अपना नफ़रत का इजहार करना ना भूली। यह ज़बरदस्ती नहीं, प्यार है मेरी जान। अजलान शाह ने आंख दबाई। अब उसका निशाना उसके खूबसूरत होंठ थे।
अजलान शाह दोबारा झुका उस पर और उसी लम्हे सुमन के एक हाथ पर उसकी गिरफ्त ज़रा सी कमज़ोर क्या पड़ी कि वो लम्हे में खुद को उससे दूर कर गई। सुमन का अंदाज जा रहा ना था, वो पागल सी हो रही थी उसकी ज़्यादतियों पर। सुमन ये क्या हरकत है, वो गुस्से से बोला था इस लम्हे। बीवी हो तुम मेरी, नहीं हो समझे। मेरे ऊपर वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड्स को टाइम दें, वो तड़प रही होंगी आपकी कुर्बत को। सुमन गुस्से से कहती अब अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थी। वो हैरान ही था, इतनी मज़ाहमत थी इस लड़की के हर अंदाज में। शायद अजलान शाह को ज़बरदस्ती की कुर्बत की तमन्ना ना थी, इसलिए हर बार उसे रिहाई दे देता अपनी पनाहों में से और वो दूर खड़ी हो जाती उसकी पहुंच से। तो क्या तुम्हें तमन्ना नहीं मेरी कुर्बत की, वो गंभीर लहजे में बोला था। बिल्कुल नहीं, बल्कि नफ़रत होती है मुझे खुद से जहां आप ज़रा सा टच करते हैं, समझे। नफ़रत है मुझे, शदीद नफ़रत है मुझे आपसे अजलान शाह। सुमन शदीद दुख और नफ़रत से मिले जुले एहसास में बोली। उसका लहजा हथौड़े की मानिद लगा अजलान शाह को। वो हक्का बक्का होकर देखने लगा। उसकी शिद्दत से कहने पर वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो उसे जाता हुआ देखता रह गया। मॉम, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये ड्रेस। महानूर ने स्लीवलेस शर्ट, उस पर कैपरी पहनी हुई थी जिस पर मैचिंग हाई हील पहने हुए वो शीशे में खुद को देखती अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि स्लीवलेस शर्ट एक छोटा सा टॉप था जो उसे हर तरह वाज़े कर रहा था। कुछ नहीं, ये आजकल का फैशन है। मुझे देखो, क्लब जा रहे हैं वहाँ सब ने इसी तरह की ड्रेसिंग की होती है, समझी। यहाँ तुम्हें अजीब लग रहा है, वहाँ चलोगी सब कैजुअल सा लगेगा मेरी जान, नाइमा ने मगरूर लहजे में कहा। उसी लम्हे उसने अपनी माँ को देखा जो ब्लैक स्लीवलेस गाउन में मलबूस मैचिंग क्लच लिए हाई हील पहने कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। ये बाल क्यों खोले हुए हैं तुमने महानूर, आओ इनका जूड़ा बना दूँ। कम ऑन, कुछ फैशन सेंस समझो महानूर, क्योंकि तुम इस फील्ड के लिए बनी हो और इसी में तुम्हें बहुत आगे जाना है। नाइमा की टोक और सजनी उसे शर्मिंदा कर गई। पर मॉम, महानूर ने कुछ कहना चाहा पर वो उसे टोक गई। देखो मेरी जान, शोबिस के कुछ असूल जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम जुटला नहीं सकते। आज क्लब में सेलिब्रिटीज भी होंगे, समझी। लुक्स मैटर करता है। वो चुप कर गई माँ की प्यार भरी डिपट के आगे। वो उसका मैसी सा जूड़ा बना गई जिससे उसके बनहना कंधे और वाजे हो रहे थे। उसका टॉप कुछ और नीचे कर गई। परफेक्ट, ब्यूटीफुल मेरी जान, वो खुलकर मुस्कुराई। जानती हूँ महानूर, इन्हें क्लब्स या पार्टी में ही लड़कियां चूज होती हैं, मॉडलिंग, हीरोइन वगैरह के लिए। क्या तुम बहुत आगे तक नहीं जाना चाहती, वो प्यार से पूछ रही थी। जी मॉम, वो शीशे से नज़रें चुरा गई क्योंकि वहाँ बहुत कुछ उसको वाजे नज़र आ रहा था, पर माँ की ब्रेन वॉशिंग की वजह से वो चुप थी। सुमन, तुम्हारी सास क्या कहकर गई है अभी, मरीना बेगम ने अस्पताल में उसे कॉरिडोर में थाम कर बोला। अम्मी, आप घर जाकर आराम करें, मैं हूँ अब सोनू के पास। तानिया और नैनू आपके साथ जा रही हैं, सामान पैक करके आई हूँ मैं इनका। सुमन उनकी बात काटकर अपनी बोली। मैंने जो पूछा है इस बात का जवाब दो, वो बोली थी थोड़ा रूड लहजे में। आपकी किसी बात का जवाब देने की मैं पाबंद नहीं, सुमन ने तुंद लहजे में कहा। तुम पाबंद हो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, वो आंखें दिखाते हुए बोली, क्योंकि शादी के दूसरे दिन उनकी बेटी का ये रूप उनके हजम करने से बाहर था। नेहा की भी आप माँ थी, जब उसे जहन्नुम रसीद होते देखती रहीं, तो अब इन लोगों के तमाशे में अपने हाथ गर्म ना करें, अब इन लोगों को अपनी लगाई आग में जलने दें, वो दूबदू बोली थी। इतनी बदतमीज़ तो तुम ना थी सुमन, जो अब होती जा रही हो, ना ही ऐसी तरबियत मैंने तुम्हारी की थी, मरीना बेगम चिढ़कर बोली थी अपनी बेटी से। ये सारी दुनिया की माएँ ब्लैकमेल इसी लफ्ज़ को लेकर करती हैं, बस करें, मैं ब्लैकमेल होने नहीं हो सकती इस तरबियत के नाम पर, सुमन ने निडर अंदाज में कहा। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सास ने उसकी माँ को अच्छा खासा सुनाया होगा। आखिर उनको उनके बेटे के सामने बेनकाब करने की कोशिश जो की सुमन ने। ऐसी नहीं थी मेरी बेटी, मरीना बेगम ने कहा। हाँ, वाकई नहीं थी मैं, बस मैंने जिस दिन अपनी बहन की लाश देखी थी तब से आज तक मैं एक रात सुकून से सो नहीं सकी हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि इस पर ज़रा सी आँच ना आए। स्कूल कॉलेज में उसकी हिफाजत की, पर वहाँ इस पर जुल्म होता रहा, हम चुप रहे, हमारी चुप ने इन जालमों को शह दी, वरना वो लोग इतने शोरमा नहीं हैं। देख आई हूँ उनके दबदबे, सुमन ने दुख और अजियत से कहा। वो देखती रह गई उसके चेहरे को जहाँ कर्ब ही कर्ब था। वो कुछ भी समझने के फेज से बहुत दूर जा चुकी थी, उनको अंदाज़ा हो चुका था। क्लब के अंदर आकर वो हैरान रह गई। लड़कियों की ड्रेसिंग और उन मर्दों के साथ फ्रैंकनेस ने लम्हों में उसके पसीने छुड़ा दिए थे। कुछ लोग सोफों पर बैठे जाम पी रहे थे, मर्द और औरत की कोई तफरीक ना थी। कुछ डांस फ्लोर पर म्यूज़िक पर डांस कर रही थीं।
दो डांस फ्लोर बने थे। एक फ्लोर पर वो लड़कियां थीं जो ना होने के बराबर लिबास में मलबूस नाच रही थीं। इसी तरह के लिबास में मलबूस कुछ लड़कियां ड्रिंक सर्व कर रही थीं, जबकि दूसरे फ्लोर पर लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले फ्लोर पर रक्स करने में मगन थे। ख्वाहिशत इतनी दोनों तरफ फैली हुई थी, पर यह वाज़ेह थी कि कुछ गुलाम औरतें थीं जो ये सब करने पर मजबूर थीं, पर कुछ अपनी मर्जी से बेशर्मी का मुजस्समा बनी म्यूज़िक पर थिरक रही थीं। उसकी माँ उसे सबसे मिलवा रही थी। आज पहली दफ़ा वो अपनी बेटी को इस दुनिया में लाई थी। शी इज़ ब्यूटीफुल निमरा खान, तुम्हारी जगह जल्दी संभालेगी, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। महानूर महसूस कर रही थी उसकी नज़रें कहाँ मरकूज़ थीं। महानूर ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। महानूर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया, पर दाऊद सिद्दीकी हाथ पकड़कर गले लगा गया उसे। महानूर का दिल चाहा उससे दूर हो जाए, पर माँ की भी याद आई जिसमें उन्होंने उसे समझाया था सहूलत से दूर हो जाना, सख्त तासर नहीं देना किसी को भी। इसलिए महानूर बर्दाश्त कर गई। नाइमा ने शुक्र का सांस लिया इस लम्हे, वरना डर लगा था कि कहीं साद मलिक वाला काम ना करे जो उसके साथ कर चुकी थी महानूर। वो नरमी से मुस्कुराकर उनसे जुदा हुई, जो अच्छा खासा उसे खुद में भेज चुके थे। उसी वक्त अलीज़े और रिदा खान आईं, और जिस तरह से वो दाऊद सिद्दीकी के गले लगी, फिर सोफे पर जिस तरह उससे जुड़ी थी, महानूर देखती रह गई। देख लो, ऐसे ही ये दोनों टॉप की हीरोइन नहीं बनी, कुछ दो और लो का हिसाब चलता है यहाँ। महानूर ऐसे मनवाती हैं अपना लोहा, कुछ समझी या नहीं? नाइमा ने उसे समझाया। पर मॉम, मुश्किल है ये सब मेरे लिए, महानूर ने टॉप को दुरुस्त करते हुए कहा, जो कुछ ज़्यादा नीचे हो गया था। ऐसा ऐसा मेरी जान सब सीख लोगी, पहले इस जाम के कुछ घूंट लो और इस ज़िंदगी का असल मज़ा महसूस करो। नाइमा ने उसके होंठों से लगाया, जिसका टेस्ट अजीब सा था। दिल चाहा उलट दे, पर माँ के हाथ से वो पीती चली गई। घूंट घूंट पीने लगी। इस महफिल में आओ और ये जाम ना पियो, फिर जीने का क्या फ़ायदा। नाइमा हंसी थी, वो भी मुस्कुराई थी ज़रा सा। उसे सर में दर्द सा महसूस होने लगा था थोड़ी देर में। जल्दी बोलो वलीद शाह, ये सब क्या है? ये ज़रमीने की कलाई में क्यों है? फुप्पो ने तड़प कर अपना सवाल दोहराया। फुप्पो, आप जानती हैं इसने किस तरह मुझसे फ़ोन पर बात की थी। मेरे इश्क की तौहीन करके उसने माँ की मोहब्बत को तरजीह दी थी, इसलिए सिर्फ उसे उसकी ज़्यादती का एहसास दिलाने के लिए मुझे उसके सामने नाटक करना पड़ा कि मैं ज़रमीने से शादी करके पाकिस्तान लौटा हूँ। वलीद शाह दर्द आमेज़ लहजे में बोल रहा था। फिर क्या हुआ, बोलो वलीद शाह। मेरी धी नूर, फुप्पो सिसकी उसका नाम लेकर। मुझे लगा वो मुझसे लड़ेगी, झगड़ेगी, अपनी गलती मानेगी, फिर मैं उसे खुद से लगा लूँगा और सच बता दूँगा। वलीद शाह दुख की कैफियत में बोल रहा था, जैसे ये सब कहते हुए उसे अजियत हो रही हो। वो अपने दर्द को लफ्ज़ों में बयान करता हुआ बोला, फुप्पो ऐसा कुछ ना हुआ, वो सारे गिले शिकवे लेकर चली गई मुझे। मेरी नज़रों में गिराकर वो चली गई, मुझ पर मेरा इश्क ममनू करके चली गई। वो चली गई, उसे इतना एतबार ना था कि उसका वलीद शाह उसके अलावा किसी का नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो मर तो सकता है, अपनी माँ के अलावा किसी का नहीं हो सकता। वो मर्द होकर भी रो पड़ा था अपनी फुप्पो के सामने। ज़रमीने का दिल भी दुख से भर गया उसकी बेबसी महसूस करके। मैंने रोका भी नहीं, वो रुका भी नहीं। हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया ही नहीं। ये क्या कर दिया तुमने वलीद शाह, मेरी धी को तोड़ दिया तूने। कुछ भी करता, पर यह करने की क्या ज़रूरत थी? वो कैसे बर्दाश्त करती इश्क में शराकत? फुप्पो ने रोते हुए कहा। मुझे गुमान था वो मुझसे सवाल करेगी हक से, पर वो तो बगैर कुछ कहे चली गई। फुप्पो, मेरी इतनी अहमियत ही नहीं उसकी नज़र में कि मुझसे कुछ पूछे, सवाल करे। इस मोहब्बत का ही वास्ता दे देती जिसका इजहार मैं करता था। मेरे सब मान तोड़ गई वो आंखों की नमी साफ करते हुए बोला। पागल हो तुम वलीद शाह, जो इतना ना समझ सके वो किस कदर तुम्हें चाहती है, जो हर चीज़ से दस्तबरदार होकर चली गई। मेरी धी बहुत रोई होगी, बहुत तड़पी होगी। जाओ उसे सच बताकर मना लो। वो रूठ गई है, उसे मना लो वलीद शाह, वरना इस कैफियत में वो खुद को तबाह कर देगी। इश्क से दस्तबरदारी पागल कर देती है। जाओ वलीद शाह, जाओ उसे मना कर लाओ। जानते हो तुम्हारी इस गलती की सज़ा वो खुद को तबाह करके लेगी। जाओ उसे ले आओ। उसकी माँ ठीक औरत नहीं, मेरी धी को ले आओ। वो औरत तबाह कर देगी उसे। वो माँ नहीं, डाइन है, डाइन। फूफो बेचैन हो उठी थी। सारी सच्चाई जानकर उनको फिक्र थी तो सिर्फ अपनी माँ नूर की। फुप्पो, मैं नहीं जाऊंगा अब कि वो खुद आएगी। अगर ज़रा सी मेरे इश्क में तासीर होगी तो वो ज़रूर लौट कर मेरे पास आएगी, वलीद शाह ने ज़िद्दी लहजे में कहा। वो तबाह होकर आई ये चाहते हो तुम वलीद शाह? फुप्पो गुस्से में उससे बोली ताकि वो समझ सके कैसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो दोनों। वो तबाह होकर भी आई तब भी ये वलीद शाह उसे इश्क का एहसास समझकर अपना लेगा। मैं हमेशा ताउम्र उसका इंतज़ार करता रहूँगा। यही मेरे असल इश्क का इम्तिहान है। उसे लौट कर मेरे पास आना है, उसे आना ही पड़ेगा फुप्पो, वो ज़रूर आएगी। वो इतना कहता लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। वो उसे आवाज़ देती रह गई और वो चला गया।
मेरी बेटियां कहाँ हैं सुमन? अजलान ने दबे गुस्से और लहजे में पूछा था सुमन से, क्योंकि अस्पताल के प्राइवेट रूम में थे अपने ननिहाल। और कहाँ? वो बेनियाजी से बोली थी। किससे पूछकर गई हैं? अजलान शाह ने कहा। अपनी माँ की इजाज़त से गई हैं। सुमन की बेनियाजी हनूज बरकरार थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। वो सोफे पर फैल कर बैठा जबकि वो चेयर पर बैठी थी। क्या मतलब? उनकी माँ मनोमट्टी तले जा सोई है और उसकी इतनी हिम्मत ना थी मेरी इजाज़त के बगैर सांस भी लेती खुद। अजलान शाह ने उसकी बेनियाजी तोड़ने के लिए इस अंदाज में ये बोला था। उसकी बात सुनकर वो तड़क कर बोली, जानती हूँ उसे वहाँ तक पहुँचाने वाले आप हैं। बहरहाल ये कारनामा उस माँ का है, समझे आप? समन का सर्द अंदाज था, लहजा दर्द आमेज था, पर आखिरी अल्फाज उसने निडर होकर कहे थे। अपने सीने पर उंगली रखते हुए बोली थी वो, तुम समझती क्यों नहीं हो इसे? मैंने नहीं मारा, वो अपनी मौत मरी है। तुम समझती क्यों नहीं हो? अजलान शाह तिल मिलाकर बोला, उसकी वही रट सुनकर। मुझे कुछ ना समझना है और ना ही समझाना है, सुमन ने कहा। समझ नहीं आता कहाँ की बात कहाँ लेकर जाती हो तुम। मैं कुछ कहता नहीं तो तुम अपनी हदें ना फलांगो, समझी? अजलान शाह अब के गुस्से से बोला। वो उसकी बात सुनकर मुंह फेर गई, जैसे कोई वैल्यू ना हो उसकी। वो उसके बाजू थामकर अपनी तरफ करके बोला, मेरी बात गौर से सुनो। मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ, अपनी माँ से कहो मेरी बेटियाँ 2 घंटे के अंदर घर पहुँच जानी चाहिए। अजलान शाह ने हुक्म जारी किया। सॉरी, ये नामुमकिन है, सुमन ने अपनी कही उसकी बात को रद्द करते हुए। पर क्यों? जाने क्यों उसका मुंह बंद ना कर पाया था। क्योंकि उनको आपकी माँ से ख़तरा है। मैं अपनी बेटियों के मामले में रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक अभी 3 दिन यहाँ स्टे है मेरा, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ एडमिट है। अब बैक वक्त में 2 जगह पहरेदारी नहीं कर सकती। सुमन ने साफ अल्फाज में अपनी बात कही थी। वो उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा कर खड़ी होकर बोली थी, हद है इतनी बेएतबारी मेरी माँ पर। वो ज़रा गुस्से की तेज़ हैं, वरना और कुछ नहीं, बेफिक्र हो जाओ। अजलान शाह जाने क्यों उसे सफाई पेश की, जबकि सफाई देना उसका शेवाना था। सॉरी, मैंने अपने अलावा किसी पर एतबार नहीं करती, सुमन ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा। तुम पागल हो चुकी हो सुमन, मैं ज़्यादा वक्त ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा, अजलान शाह ने कहा। तो किसने कहा है कि करें? हमें अपने साथ ले जाएं, दूर रखें इस माहौल से मुझे और मेरे बच्चों को, सुमन बेसाख्ता बोली। बच्चे बच्चे करती रहोगी कुछ मियाँ मियाँ या मेरा शौहर मेरा सरताज कुछ कहती रहो तो कुछ मज़ा आए। अब के अजलान ने उसकी बात को दूसरा रंग दिया। वो भी दू बदू बोली कि मेरे पास इन चोंचनों का वक्त नहीं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हम अस्पताल के प्राइवेट रूम में हैं इस वक्त। तो अजलान शाह ने कहा, तो ये सब मुनासिब नहीं, इसलिए साफ बता दें हमें अपने साथ ले जाएंगे या नहीं। सुमन अपनी बात से टस से मस ना हुई थी, उसकी सुई वहीं अटकी थी। वो भी कर लूँगा, पर पहले अच्छी बीवी की तरह प्यार मोहब्बत से मनवाओ, फिर कुछ मज़ा आए मानने का। ये क्या दूर दूर से हुक्म चलाती रहती हो? वो मज़े से कहता अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था, जबकि वो शशोपन से उसे देख रही थी और अजलान शाह मस्ती भरी नज़रों से देख रहा था उसे। उसकी आंखों की जोत बढ़ गई थी। इसी लम्हे सोनू की आवाज़ ने तोड़ा और वो होश की दुनिया में लौटा। वो जल्दी से सोनू को देखने लगी। प्लीज़ आप स्टाफ को बुला दें, ये इस तरह क्यों रो रहा है? सुमन ने बेचैनी से कहा, जबकि इस लम्हे थोड़ा बदमज़ा ज़रूर हुआ था अजलान शाह। ओके, अभी बुलाता हूँ। इतना कहकर अजलान शाह कमरे से बाहर निकल गया। वो होश की दुनिया में लौटी थी तो खुद को बिस्तर पर पाया और हैरत से अपने आसपास देखने लगी कि वो किस जगह पर है। वो अभी अपने हवासों में लौटी थी तो धुंधला सा याद आया, उसका सर चकरा रहा था। फिर साद मलिक और वो सोफे पर थे। वो फ्रैंक हो रहा था और वो रोक रही थी, पर उसकी हिम्मत ना थी रोकने की, क्योंकि नशा उसे मदहोश कर रहा था। पर फिर भी कुछ हद तक हवास अब भी कायम थे। फिर वो उसे कहीं ले जा रहा था। फिर उसके दूसरे तरफ आकर दाऊद सदीकी उसकी कमर में हाथ डालते हुए देखा था। उसे घिन महसूस हुई इस लम्हे इन लोगों से। फिर कुछ भी याद नहीं आ रहा था इस वक्त, और कुछ हवास बहाल हुए तो आसपास से मानूस होती उठने लगी तो एहसास हुआ उसके तन पर कुछ भी नहीं। इस लम्हे ना वो स्लीवलेस टॉप थी और ना वो कैपरी में। वो तड़प उठी, अपनी दूसरी तरफ नज़र की। साद मलिक को पाकर वो दंग रह गई। वो भी उससे कुछ अलग हालत में ना था। ऐसा लगा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, जैसे सर पर छत आ गिरी हो। या खुदा, ये क्या हो गया मेरे साथ? मॉम कहाँ थी? उसी लम्हे वो कंफर्ट ओढ़कर उठी थी। ऐसा लग रहा था टांगे बेजान हो गई हों, जैसे उसका दिल डूबा हो, जैसे आंखों से आबशार बहने लगा। वो अपने कपड़े उठाने लगी। उसी लम्हे किसी ने उसके कंफर्ट खींची। पलट कर देखा, साद मलिक मुस्कुरा रहा था। बेहोशी का अपना मज़ा होश के अपने मज़े होते हैं। अब होश में और भी मज़ा आएगा। वो खुद को उसकी हवस भरी नज़रों से छुपाने की कोशिश में थी। कम ऑन डार्लिंग, कम टू बेड, वो हुक्मिया लहजे में बोला था। नहीं नहीं, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी, वो रोते हुए बोली।
गुड आइडिया। एक बार देख लो कल रात तुम्हारी पहली चीख कैसी थी, सारी रिकॉर्डिंग करके रखी है तुम्हारे लिए। वो बेड पर टेक लगाकर बैठ चुका था। वो अपने बचाव का रास्ता देख रही थी, जबकि वो मज़े से उसको जो खौफ छुपाने की तगोदोद में थी। उसी लम्हे फ़ोन उठाकर उसने वीडियो ऑन की जिसमें वो इन दोनों मर्दों के बीच थी। क़यामत खेज़ मंजर था वो, साफ वाज़े थी, साद मलिक और दाऊद सिद्दीकी के बीच। नहीं प्लीज़ डिलीट करो इसे, उसने हाथ जोड़कर कहा। पास आकर करवा लो, वो मगरूर हाकिम की तरह बोला। कम ऑन, कम टू बेड देयर। वो तड़प कर सिसकी। अच्छा बताओ कहाँ कहाँ भेजकर वायरल कर दूँ, हैदर शाह या फिर वलीद शाह? कम ऑन, ज़बरदस्ती का मैं कायल नहीं, जल्दी बोलो, डोंट वेस्ट माई टाइम। वो तड़पी उनके नाम सुनकर। वो मुर्दा कदमों से बेड की तरफ बढ़ी। वो उसे खुद पर गिराकर बोला, नाउ वेलकम टू लाइफ ऑफ शोबिज़, सून यू विल बी आ सुपरस्टार बेबी। वो अंदर ही अंदर सिसकती रही।